शादी के दिन मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरे घर आ रही है, लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी की सबसे प्यारी बहन अचानक गायब हो जाएगी। पूरा परिवार टूट जाएगा और ऐसा खौफनाक सच सामने आएगा जो मेरे अपने जमीर को हमेशा के लिए शर्मिंदा कर देगा। आखिर रिया कहाँ गई और उसकी गुमशुदा के पीछे छिपा था कौन? मेरा नाम विनय है, मेरी उम्र 29 साल है। आज मेरी शादी का दिन था। घर में ढोल नगाड़े की आवाज गूंज रही थी। रिश्तेदारों की हंसी, बच्चों की शरारतें और दोस्तों की मस्ती से पूरा घर भरा हुआ था। हर कोई मुझे देखकर यही कह रहा था कि आज दूल्हा सबसे ज्यादा खुश लग रहा है। सच भी यही था, क्योंकि मेरी शादी उस लड़की से हो रही थी जिससे मैंने पिछले 2 साल से प्यार करता था। उसका नाम नैना था। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घर वाले को इस रिश्ते के लिए मनाया था। अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी की सारी परेशानी खत्म हो चुकी है, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। मैं अपने दोस्तों के साथ कमरे में बैठा हंसी मजाक कर रहा था कि तभी पापा ने दरवाजा खटखटाया। उनके साथ माँ भी थी। दोनों के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उन्हें देखकर मेरे चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने दोस्तों को बाहर भेज दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, पापा ने मेरी तरफ देखा और बोला, बेटा, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आज तो खुश रहने का दिन है, ऐसी कौन सी बात हो गई? लेकिन उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। माँ ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, नैना ने एक शर्त रखी है। मैं हैरान होकर बोला, कैसी शर्त? पापा ने गहरी सांस लेती हुई कहा, वह अपनी छोटी बहन को शादी के बाद अपने साथ इस घर में लाना चाहती है। मैं कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। मुझे बात पहले कभी नहीं बताई गई थी। नैना की छोटी बहन रिया बचपन से मानसिक रूप से कमजोर थी। वह मासूम थी, लेकिन उसे हर समय किसी अपनों की जरूरत रहती थी। मुझे हमेशा यही लगा था कि शादी के बाद उसकी देखभाल उसके मामा करेंगे, जिनके साथ दोनों बहनें रहती थी। लेकिन अब अचानक यह बात सुनकर मैं उलझ गया। माँ बोली, हमें भी यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन उस लड़की का कहना है कि वह अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही मेरा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नैना का नाम चमक रहा था। मैंने तुरंत कॉल उठाई। मैंने बिना कुछ सोचे पूछा, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? उधर से उसकी धीमी आवाज आई, मुझे डर था कि कहीं तुम मना ना कर दो, लेकिन रिया मेरे बिना नहीं रह सकती। अगर वह मेरे साथ नहीं आएगी तो मैं यह शादी नहीं कर पाऊंगी। उसकी आवाज में डर और मजबूरी साफ झलक रही थी। मैंने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मुझे मंजूर है। यह सुनते ही उसकी सांसें जैसे लौट आई। उसने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद विनय, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कॉल कट गई, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान चल रहा था। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, मेरी नौकरी भी बस ठीक ठाक थी। एक नई जिम्मेदारी का बोझ मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि शायद सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद बारात निकल आई। बैंड बाजे की धुन पर मेरे दोस्त नाच रहे थे। मैं भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शादी बहुत अच्छे से हुई, सभी रस्में पूरी हुई। जब नैना विदा होकर मेरे घर आई तो उसके साथ रिया भी थी। रिया पूरे रास्ते अपनी बहन का हाथ पकड़ रही थी और बार बार मासूमियत से पूछती, दीदी, अब हम यहीं रहेंगे ना? नैना हर बार मुस्कुरा कहती, हाँ, अब यही हमारा घर है। घर पहुंचने पर माँ ने दोनों का स्वागत किया। सब रस्में पूरी हुई। जब मैं नैना को अपने कमरे की तरफ लेकर जा रहा था तो रिया भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। माँ ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा, आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ, तुम्हारी दीदी सुबह मिल जाएगी। रिया ने पहले तो मना किया, लेकिन माँ ने उसे प्यार से समझा लिया। नैना जाते जाते कई बार पीछे मुड़कर अपनी बहन को देखती रही। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में आने के बाद भी उसने सबसे पहले मुझसे यही कहा, एक बार जाकर देख लीजिए ना, रिया ठीक तो है? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। उस रात में बहुत देर तक सो नहीं पाया। एक तरफ मुझे अपनी नई शादी की खुशी, दूसरी तरफ भविष्य की चिंता। मुझे बार बार यही लग रहा था कि आने वाले दिनों में यह जिम्मेदारी हमारी जिंदगी को बदल देगी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घर की 4 दीवारों के भीतर धीरे धीरे ऐसा तनाव जन्म लेने वाला है जो एक दिन हम सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। शादी को लगभग 10 दिन हो चुके थे। शुरू में सब कुछ सामान दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे घर का माहौल बदलने लगा था। नैना का ज्यादातर समय अपनी छोटी बहन रिया के साथ ही गुजरता था और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, समय पर दवा देती और रात को भी उसके पास बैठकर उसे सुलाती। रिया भी हर छोटी बड़ी बात के लिए सिर्फ अपनी दीदी को ही आवाज देती। अगर नैना कुछ मिनट के लिए भी उसकी नज़र से दूर हो जाती तो वह बेचैन होकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगती। यह सब देखकर शुरुआत में मुझे दया आती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में अजीब सी खींच पैदा होने लगी।
मुझे लगने लगा कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में हर समय कोई तीसरा मौजूद रहता है। कई बार मैं नैना से बात करना चाहता था, लेकिन उसी समय रिया आकर उसका हाथ पकड़ लेती और उसे अपने साथ ले जाती। मैं चुप रह जाता, मगर मेरे मन की नाराजगी हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक शाम माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, हमें रिया से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बहू को भी अब इस घर की जिम्मेदारी समझनी होगी। पूरा दिन वह अपनी बहन में ही लगी रहती है। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि यह बात पिछले कई दिनों से मेरे मन में भी घूम रही थी। उसी रात मैंने नैना से इस बारे में बात की। उसने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर शांत आवाज में बोली, मैं कोशिश करूंगी कि सबको समय दूं, लेकिन रिया को अचानक बदलना आसान नहीं है। वह बचपन से सिर्फ मेरा सहारे में जी रही है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उससे बहस नहीं कर पाया, लेकिन मेरे भीतर की बेचैनी और बढ़ गई। अगले कुछ दिनों में मेरी आर्थिक परेशानी भी बढ़ने लगी। जिस कंपनी में मैं काम करता था, वह कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई। मेरी तनख्वाह भी पहले से कम हो गई। ऊपर से घर का खर्च बढ़ चुका था। मैं देर रात तक हिसाब किताब करता रहता, लेकिन कोई रास्ता समझ नहीं आता। एक दिन मेरा पुराना दोस्त करण मुझसे मिलने आया। उसने मेरी परेशानी देखी और बोला, यार, दुनिया में हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। उसकी यह बात मेरे दिमाग में कहीं बैठ गई। मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके जाने के बाद मैं देर तक सोचता रहा। उधर रिया धीरे धीरे मुझ पर भरोसा करने लगी थी। अब वो मुझे देखकर मुस्कुराती, कभी मेरे लिए पानी ले आती, कभी मासूमियत से पूछती, जीजू आप नाराज तो नहीं। उसकी मासूम बातें सुनकर कई बार मेरा दिल पिघल जाता। मुझे लगता कि शायद मैं बेवजह उससे अपनी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन अगले ही पल घर की जिम्मेदारी, पैसों की चिंता और भविष्य का डर मेरे दिमाग पर फिर हावी हो जाता। एक रविवार की सुबह नैना रसोई में माँ के साथ काम कर रही थी। रिया अकेली आंगन में बैठी रंग भरने वाली किताब में चित्र बना रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसने मुस्कुराकर अपनी कॉफी मुझे दिखाई और बोली, देखो जीजू, मैंने घर बनाया है, इसमें दीदी और आप रहते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर इतनी सच्ची मुस्कान थी कि कुछ पल के लिए मेरी नज़र झुक गई। तभी मेरा मोबाइल बजा। स्क्रीन पर करण का नाम था। मैंने कॉल उठाई। उसने सिर्फ इतना कहा, आज शाम मिलना, एक काम है, अगर हिम्मत हुई तो तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसकी बात मेरे कानों में गूंजती रही। शाम होने तक मैं बेचैन रहा। मैं बार बार खुद से कह रहा था कि मुझे किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भविष्य का डर भी मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। आखिरकार मैंने तय किया कि पहले जाकर करण की बात सुन लेता हूँ। क्या करना है और क्या नहीं, उसका फैसला बाद में करूँगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस शाम होने वाली मुलाकात में मेरी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। शाम के करीब 6 बजे मैं घर से यहाँ कहकर निकला कि एक जरूरी काम से दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। नैना ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी आ जाइएगा, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर बिना कुछ बोले बाहर निकल आया। थोड़ी ही देर बाद में शहर के एक सुनसान कैफे में करण से मिला। वह पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। उसने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, विनय, अगर जिंदगी आसान बनानी है तो दिल से नहीं दिमाग से सोचना सीखो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह आगे झुककर बोला, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ऐसे लोगों को एक विशेष देखभाल केंद्र तक पहुँचा देते हैं। वहाँ रहने, खाने और इलाज का पूरा इंतजाम होता है। बदले में अच्छा पैसा भी मिल जाता है। उसकी बात सुनकर मैं चुप रहा। उसने किसी गैर कानूनी काम का खुलकर जिक्र नहीं किया, लेकिन उसकी बातों में मुझे अजीब लग रही थी। मैंने पूछा, क्या यह सब सही है? करण हल्का मुस्कुराया और बोला, तुम्हें सिर्फ अपनी परेशानी खत्म करनी है, बाकी सब उनकी जिम्मेदारी होगी। उसके शब्द मेरे दिमाग में घूमने लगे। मैं बिना कोई जवाब दिए वहां से उठ गया। घर लौटा तो रिया दरवाजे पर ही मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वह दौड़कर आई और बच्चों की तरह बोली, जीजू देखो, मैंने आपके लिए मिठाई बचा कर रखी है। उसने अपने छोटे से हाथ से मिठाई मेरी तरफ बढ़ाई। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके मासूम चेहरे को देखकर मेरे कदम जैसे रुक गए। मैंने मुस्कुराकर मिठाई खा ली। अंदर से नैना यह सब देखकर खुश हो रही थी। उसने पहली बार राहत की सांस ली और बोली, अब रिया भी आपसे घुलने मिलने लगी है। अगले कुछ दिनों में जानबूझकर रिया से अच्छे से पेश आने लगा। कभी उसे आइसक्रीम खिला देता, कभी पार्क घुमा लाता। धीरे धीरे उसका भरोसा मुझ पर बढ़ गया। अब वह बिना डरे मेरे साथ चली जाती। नैना भी पहले से ज्यादा निश्चित रहने लगी। उसे लगता था कि मैं उसकी बहन को अपना चुका हूँ, लेकिन सच यह था कि मेरे मन में हर दिन एक नई उथल पुथल चल रही थी। एक तरफ रिया की मासूमियत थी, दूसरी तरफ मेरी आर्थिक परेशानी और करण की बातें।
एक रात मैं छत पर अकेला बैठा था कि तभी करण का फिर फोन आया। उसने कहा, सोच लिया क्या? मौका बार बार नहीं मिलता, अगर मना करना है तो अभी कर दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, कल दोपहर तक बता देना। कॉल कट गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह जब आँख खुली तो नैना रसोई में थी और रिया मेरे कमरे के बाहर बैठी खिलौने में से खेल रही थी। उसने मुझे देखते हुए मासूमियत से कहा, जीजू आज फिर पार्क चलेंगे। मैं उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोला, हाँ अगर दीदी मान जाएंगे तो चलेंगे। रिया खुशी से ताली बजाने लगी। उसकी मासूम मुस्कान मेरे दिल पर बोझ बनती जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सही क्या है और गलत क्या, लेकिन इतना तय था कि आने वाले दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेकर आने वाला था। अगली सुबह मैं बहुत बेचैन था। रात भर की उथल पुथल के बाद मैंने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न आए, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। मैंने करण का नंबर मिलाया और साफ शब्दों में कहा, मैं किसी की तरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आज के बाद मुझे फोन मत करना। इतना करके मैंने कॉल कर दी। दिल पर रखा भारी बोझ जैसे थोड़ा हल्का हो गया। उसी समय रिया दौड़ते मेरे पास आई और बच्चों की तरह बोली, जीजू आज पार्क चलेंगे ना? मैंने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फिरा और कहा, हाँ लेकिन पहले दीदी से पूछ लेते हैं। तभी नैना रसोई से बाहर आई और बोली, आप दोनों चले जाइए, मैं तब तक खाना तैयार कर देती हूँ। रिया खुशी से उछलने लगी। उसने जल्दी जल्दी अपने जूते पहने और मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों घर से बाहर निकल गए। पार्क से ज्यादा दूर नहीं था। रिया झूले पर बैठकर बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे खुश देखकर पहली बार मेरे दिल में सुकून आया। मैंने मन ही मन सोचा मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। तभी मेरा मोबाइल बजा। ऑफिस से जरूरी कॉल था। मैं कुछ कदम दूर जाकर बात करने लगा। मुश्किल से 2 मिनट ही बीते होंगे कि अचानक मुझे रिया की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो झूला खाली था। पहले मुझे लगा कि वह पास में ही होगा, लेकिन अगले ही पल मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पूरे पार्क में दौड़कर उसे ढूंढना शुरू किया। हर झूले, हर बेंच और हर कोने में देखा, लेकिन रिया कहीं नहीं थी। तभी एक बूढ़े माली ने घबराई हुई आवाज में कहा, बेटा अभी कुछ देर पहले एक सफेद वैन यहाँ रुकी थी। उसमें बैठे 2 लोग उस लड़की से बात कर रहे थे। मुझे लगा शायद उसके घर वाले होंगे। यह सुनते ही मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत नैना को फोन किया। मेरी कांपती आवाज सुनकर वह घबरा गई। कुछ ही मिनटों में वह घर के बाकी लोग पार्क पहुंच गए। नैना बार बार रिया का नाम लेकर रो रही थी। उसने मेरा कॉलर पकड़कर कहा, मेरी बहन कहाँ है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इस बार मैंने एक पल भी देर नहीं की। मैंने खुद पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूरे पार्क की तलाशी शुरू हो। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि 2 अजनबी लोग रिया को बहला फुसलाकर अपनी वैन की तरफ ले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, यह किसी संगठित गिरोह का काम लगता है, लेकिन घबराइए मत, अब मामला हमारे हाथ में है। यह सुनकर नैना रोते रोते जमीन पर बैठ गई। मैंने पहली बार उसकी आंखों में इतना दर्द देखा। उसी पल मैंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रिया को वापस लेकर आऊंगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस अपहरण के पीछे वही लोग थे जिन्होंने मेरा दोस्त करण मुझे मिलवाना चाहता था। और अब यह लड़ाई सिर्फ एक बहन को ढूंढने की नहीं, बल्कि पूरे गिरोह को बेनकाब करने की बनने वाली थी। अगले ही दिन पुलिस ने पूरे शहर में रिया की तलाश शुरू कर दी। पार्क के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से उस सफेद वैन का नंबर मिल गया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि वह नंबर नकली था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। इंस्पेक्टर अरविंद ने मुझे और नैना को भरोसा दिलाया कि रिया को ढूंढने की पूरी कोशिश की जाएगी। उधर नैना का रो रो कर बुरा हाल था। उसने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। मैं हर पल खुद को दोषी मान रहा था। अगर मैं फोन पर बात करने के लिए कुछ कदम दूर ना गया होता, शायद रिया कभी मुझसे अलग नहीं होती। दूसरी तरफ पुलिस को करण के बारे में भी जानकारी मिल चुकी थी। मेरे मोबाइल के कॉल डिटेल से पता चला कि घटना से पहले मेरी उससे कई बार बात हुई। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पहले तो वह झूठ बोलता रहा, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे तो वह टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि वह एक ऐसे गिरोह के संपर्क में था जो बेसहारा और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को अगवा करके अलग अलग शहरों में बेच देता है। उससे अभी बताया गया कि उसने मुझे लालच दिया था, लेकिन मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। घंटों की कार्रवाई के बाद एक पुराने गोदाम से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्हीं में रिया भी थी। जैसे ही नैना ने अपनी बहन को देखा, वह दौड़कर उसके लिपट गई। दोनों बहन फूट फूट कर रोने लगी। वह दृश्य देखकर वह मौजूद पुलिसकर्मी की आंखें भी नम हो गई। रिया ने मासूमियत से नैना का हाथ पकड़कर कहा,
दीदी मुझे घर चलना है। यह सुनते ही नैना ने उसे सीने और कसकर लगा लिया। गिरोह के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। करण को भी मानव तस्करी और अपहरण की साजिश में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो रिया को दूसरे राज्य भेज दिया जाता। यह सुनकर मेरे शरीर में सिरन दौड़ गई। घर लौटने के बाद मैंने नैना और पूरे परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने स्वीकार किया कि कुछ समय के लिए मैं लालच और परेशानी में गलत सोचने लगा था, लेकिन सही समय पर पीछे हट गया। मैंने वादा किया कि अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागूंगा। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती समय रहते समझ ले वही सच्चा इंसान होता है। धीरे धीरे हमारे घर में फिर से खुशियां भरने लगी। रिया पहले की तरह हंसने लगी। नैना के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मैंने भी अपनी मेहनत से नई नौकरी शुरू करी और समझ गया कि जिंदगी की कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके लिए इंसान अपनी इंसानियत को खो दे। उस दिन के बाद मैंने खुद से एक वादा किया कि चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न आए, मैं कभी भी आसान लेकिन गलत रास्ता नहीं चुनूंगा, क्योंकि लालच से मिला दौलत कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन ईमानदारी से मिली सुकून की नींद पूरी जिंदगी के साथ रहती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।